नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो सीरीज में हम करने के वाले हैं कि जैसे इसके अलावा हमने 5 वीडियो डाले हैं, जिसमें क्या डाले थे सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट किसके एसएससी सीजीएल 2023 के, जो कि वो अभी हमारा 14 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक। अब 5 जुलाई सबसे हार्डेस्ट हमने खत्म कर दिए। अब हम चलेंगे सीक्वेंस से। जैसे स्टार्ट हुआ था हमारा 14 जुलाई को, एंड हुआ 27 जुलाई को, तो 14 जुलाई शिफ्ट 1 से लेकर हम 27 जुलाई शिफ्ट 4 तक करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने बहुत ही सिंपल सा परसेंटेज का, कि इफ ए इज 90% ऑफ बी देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज। तो ए दे रखा हमें बी का 95%, तो ए है, ए बी है। अगर मान लो ए 100 है, सॉरी बी 100 है, तो ए क्या हो जाएगा हमारा 95। तो इसका रेशियो लेंगे हम, क्या आ जाएगा 19 रेशियो 20। अब हमसे पूछा है कि जो बी है वो ए का कितना परसेंट है। अब इसमें देखो, इसमें क्या क्या शामिल है, 19 प्लस 1। अब 19 का कितना प्रतिशत है, 100%। ये तो हमें पता चल गया। लेकिन एक 19 का कितना परसेंट है, ये हम निकाल लेंगे बहुत आसानी से। 1/19 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास में 100%। तो कितना आएगा ये 100% प्लस 5 सही 5/19%। अगर इसे जोड़ना चाहे हम तो क्या हो जाएगा 105 5/19%। ठीक है, आ रहा है यहां तक समझ में? तो कैलकुलेशन को भी ऐसे सोल्व करना है, जैसे अगर आप करते हैं कि 20/19 इंटू 100, तो कुछ का क्या है 4-5 सेकंड ऐसे खत्म हो जाता कि 2000/19 करेंगे, कैसे भाग देंगे, कैसे क्या करेंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन को सिंपल करना हमारे दिमाग की उपज है, उसको कैसे करना है उसका हमने जो है कैलकुलेशन का वीडियो बना रखा है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डलवा दी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। कुछ और लगेगा तो हम उस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाता है तो इसे अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए। मतलब क्या कह रहा है वो, कि अगर सीपी 100 है हमारा, तो मार्क प्राइस कितना है 25% ज्यादा है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 125। अब बोल रहा है कि ना तो इस पे लाभ होना चाहिए और ना ही हानि होनी चाहिए। तो मतलब सेलिंग प्राइस क्या है हमारा, जो कॉस्ट प्राइस रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। मतलब सेलिंग प्राइस कितना बनेगा 100 ही बनेगा। तो हमने इस पे जो डिस्काउंट दिया है उस डिस्काउंट की वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछे, तो डिस्काउंट कितने का दिया है 25 का दिया है। और किस पे दिया है 125 पे। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे देते हैं, इंटू क्या करेंगे 100%। तो 25 से काटो, कितनी बार कटेगा 5 बार। 5 से 100 कितनी बार कट जाएगा 20 बार। तो हमारा आंसर क्या बनेगा 20%। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारे सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। क्लियर इतना? चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज व्हाइल बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज। हमसे बोल रखा है कि जो ए है वो कर रहा है भाई साहब इस वर्क को 25 डेज में, और बी कर रहा है 30 डेज में। अब आगे जो बोला है उन्होंने, वो बोला है कि 5 दिनों तक तो ए और बी काम करते हैं, लेकिन कैसे काम करते हैं अल्टरनेट डेज पे। उसके बाद बी अकेला उस काम को जो बचा हुआ काम है, रिमेनिंग वर्क है, उसे कितने दिन में करेगा। मान लो टोटल वर्क हमने मान लिया 150। अब ए 25 डेज में कर रहा है, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारे पास में 6, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5। अब इनको अल्टरनेट डेज पे काम करवाएंगे तो ए एक दिन में कितना कर देता है 6, और बी दूसरे सेकेंड डेज पे कितना काम करेगा 5। मतलब हमारे पास में 2 डेज का काम कितना हो जाएगा 11, और 4 डेज का काम कितना हो जाएगा फिर 4 डेज का काम हो जाएगा 22। अब फिफ्थ डेज पे क्या होगा, ए काम करने आएगा, क्यों, क्योंकि ए ने काम शुरू किया था। फिफ्थ डेज पे क्या होगा हमारे पास में, फिफ्थ डेज पे कितना काम और ऐड हो जाएगा 6 और 8 हो जाएगा। मतलब 5 दिन का टोटल कार्य कितना बनेगा हमारे पास में 28। अब 150 कार्य था, 28 ए और बी ने दोनों ने मिलके कंप्लीट कर दिया, तो बचा हुआ कार्य कितना बचा हमारे पास में, तो रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा हमारे पास में 122। अब ए वर्क किससे करवाना है हमारे, बी से करवाना है। बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो बी जो है 122 कार्य 5 की एफिशिएंसी से करेगा, तो कितने दिन में करेगा बटे कितना कर देंगे 5। मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास में 24 सही 2/5 डेज। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ पा रहे होंगे आप। अगले सवाल पे चलते हैं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा अपनी यात्रा के एक भाग के रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा करता है। अगले 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर पर आवर की गति से करता है और 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से प्रारंभिक स्थान पर वापस आ जाता है। एवरेज स्पीड पूछी है। तो जैसे मान लो पूरा जो स्थान है यहाँ से यहाँ तक का हमने मान लिया, तो उसने जो है यहाँ से 120 किलोमीटर की यात्रा कितने समय में कौन सी स्पीड से तय की है? उसने की है 80 किलोमीटर पर आवर की गति से। ठीक है, और उसके आगे की जो 100 किलोमीटर की गति है वो तय की है उसने 40 किलोमीटर पर आवर की गति से, और लौट के वापस आ गया है वो 75 किलोमीटर पर आवर की गति से। तो हमारे पास में एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? तो एवरेज स्पीड बराबर होता है हमारे पास में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये होता नहीं होता है? तो टोटल डिस्टेंस कितनी बनेगी? 220 इधर से और 220 उधर से, टोटल 440 किलोमीटर। और टाइम कितना लगेगा? तो 120 बटे 80 प्लस में 100 बटे 40 प्लस 220 बटे कितना आ जाएगा? 75। तो यहां से 440 ऊपर रहेगा, बटे में क्या आएगा अपने पास में? ये आएगा 3 बटे 2। ये कितना आ जाएगा? 5 बटे 2। इसे 20 से काटेंगे तो यहाँ लिख देते हैं 3 बटे 2 प्लस 5 बटे 2 प्लस कितना आ जाएगा? 5 से काटो 4 बार, फिर से 5 से काटो 4 बार, और बटे कितना आ जाएगा? 15। तो आ जाएगा हमारे पास में 44 बटे 15। 440 नीचे से अगर एलसीएम 30 लेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो इंटू क्या कर देंगे हम? 30 अपॉन में क्या हो जाएगा? 45 प्लस का 75 प्लस का 88। इसको यहाँ लिख दे रहे हैं। तो 440 इंटू क्या होगा? 30 अपॉन हमारे पास में टोटल कितना बनेगा? 208। 4 से इसे काटो, कितनी बार कटेगा? 52 बार। 4 से इसे काटो 110 बार, फिर से 4 से काटेंगे 13 बार, इसे 2 से काटो 55, इसे 2 से काट लो 15। तो कितना बनेगा हमारे पास में? 15 इंटू 5 75, 5 हासिल 7, 15 5 75 और 7 82। 82 यहाँ पे बन जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा? 13, मतलब 13 6 78 बचा 4, 13 थे 39, 63 पॉइंट कुछ बनेगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में हमारे पास में एक ही है 63 की लाइन में, वो क्या है? पहला ऑप्शन 63.46 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कर लेंगे इतना। चले आगे, चल अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 8 मेल जो काम 45 डेज में करते हैं वही काम 8 फीमेल 18 डेज में करती है। यहाँ से 8 से 8 कैंसिल करेंगे, 9 से 5 बार, 9 से 2 बार, मतलब मेल रेशो फीमेल अपने पास में क्या आ जाएगा? 2:5। यहाँ पे पुरुष कुछ आलसी हैं लेकिन महिलाएं ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क कितना है हमारे पास में? यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, एक ही बात है, तो मैं यहाँ से निकाल दे रहा हूँ। तो 8 इंटू 2 इंटू 45, टोटल वर्क ये हो गया हमारे पास में। अब पूछा क्या है हमसे? हमसे पूछा है 5 पुरुष और 8 महिला कितने दिन में करेंगे। तो 5 पुरुष की एफिशिएंसी कितनी होगी हमारे पास में? 5 इंटू 2 करो 10 हो जाएगी, और 8 फीमेल की 8 इंटू 5 बराबर 40। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी हमारे पास में? 50 आएगी। तो इसे 5 से काटो 10 बार, इसे 5 से काटो 9 बार, इसे 2 से काट लो 5 बार, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 72 अपॉन कितना हो जाएगा अपने पास में? 5, मतलब कितना आ जाएगा? 14 सही 2/5 दिन। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 6 की पावर 25 प्लस 6 की पावर 26 प्लस 6 की पावर 27 प्लस 6 की पावर 28। अब हमें बताना है कि ये जो सीरीज है एक कितने से, जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से किन से डिविजिबल है। अगर ध्यान से देखो इसमें, अगर मैं 6 की पावर 25 कॉमन ले लूँ तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या बचेगा? 1 प्लस 6 की पावर 1 प्लस 6 की पावर 2 प्लस 6 का क्यूब। 6 की पावर 25 को बाहर ही रहने देते हैं। क्वेश्चन में क्या बचेगा हमारे पास में? कोष्टक में 1 प्लस 6 प्लस 36 प्लस कितना हो जाएगा? 216।
फर्दर इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 की पावर 25 इंटू इन सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 259। अब ऑप्शन में अगर हम देखें तो क्या क्या दे रखे, 256, 254, 255 और 259। अगर मैं इसे 259 से भाग दूंगा तो 259 से 259 कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास में कितना बच रहा है यहाँ पे 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसे 259 से हम भाग देंगे तो ये पूरा पूरा डिविजिबल होगा, बाकी किसी ऑप्शन से भाग देंगे तो उससे डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है इतना? चले आगे। तो हमारे सवाल का उत्तर क्या बन जाएगा, 259। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टडी द गिवन टेबल एंड द आंसर क्वेश्चन दैट फॉलोज। द टेबल शोज द classification of 100 students based on the marks obtained by them in history and geography in an examination. Based on the table, what is the number of students scoring less than 20% in aggregate? तो टोटल हमें औसत स्कोर हाँ औसत क्या बताना है, हमें छात्रों की संख्या बतानी है जिसने 25% से कम स्कोर किया है। अब यहाँ देखो उन्होंने टेबल में शो क्या कर रखा है कि 0 एंड अबव, तो 0% से ऊपर तो सभी ने मतलब 100 के 100 छात्रों ने स्कोर किया होगा, ऐसा तो नहीं माइनस में स्कोर किया होगा, तो सभी ने 0 से ऊपर स्कोर किया। उसके बाद क्या दे रखा हमें, जो 10 से ऊपर छात्र है, 10 या 10 से ऊपर वाले छात्र वो दे रखा है, फिर 20 या 20 से ऊपर वाले छात्र दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, 20 से कम वाले छात्र निकालना है। अगर 20 से कम वाले छात्र 73 है और 10 या 10 से ऊपर वाले छात्र कितने हमारे पास में 87, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास में अगर 10 या 10 से ऊपर जाने वाले छात्र 87 है और हमें टोटल 100 छात्र दे रखे, तो ऐसे छात्र जिन्होंने 20 से कम स्कोर किया होगा वो कितना जाएगा, 100 माइनस 87 मतलब 13 ऐसे छात्र है जिन्होंने 20% से कम स्कोर किया है। ठीक है, कुछ नहीं करना था इसमें, डायरेक्ट हमें सीधी सीधी वैल्यू दे रखी थी, मात्र 2 से 3 सेकंड का सवाल था, आपकी समझ के ऊपर बेस्ड था कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। Two concentric circles are of radius 10 cm and 6 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है, बहुत फेवरेट है एसएससी का क्वेश्चन। कोसेंट्रिक सर्कल पे सवाल दे रहा है, तो कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, दो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या होता है ए। तो एक सर्कल हमने भी बना लिया और एक और इसके अंदर एक छोटा सर्कल और दोनों का सेंटर ए वाला है। ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है हमें 6 और बड़े वाले की दे रखी है 10। तो मान लो इसकी एक कोड है जो छोटे वाले की क्या है हमारे पास में टेंजेंट है, तो हमने एक कोड बनाई और ये छोटे वाले सर्कल की क्या हो गई टेंजेंट हो गई। तो यहाँ से देखो अब ये रेडियस है, अगर रेडियस को मैं टेंजेंट से मिलाऊं तो ये वाला एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, और अगर इस पॉइंट को मैं इससे मिला दूं तो ये बड़े वाले सर्कल का क्या है सेंटर है, तो इसकी क्या बनेगी हमारे पास में रेडियस, अगर ये 6 है तो क्या बनेगा हमारे पास में 10, अगर ये 6 10 है और राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमारे पास में कितनी बन जाएगी 8, और वैसे ही कंडीशन नीचे बनेगी तो यहाँ भी नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास में 8। तो टोटल जो इसकी लंबाई है इस वाली कोड की वो कितनी आ जाएगी हमारे पास में 8 + 8 16। ठीक है, वैसे ऐसा डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना नहीं था, डायरेक्ट 6 और 10 दिखा तो हमारे पास में अगली जो वैल्यू होगी वो 8 बनती और 8 का डबल कितना हो जाता 16, हमारे सवाल का उत्तर आ जाता। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। तो हमारे पास में साइन a + b की वैल्यू 1 दे रखी है, और साइन में 1 वैल्यू कब होती है जब साइन में एंगल 90 डिग्री हो, तो मतलब a + b अपने पास में कितना आ गया 90 डिग्री। अब cos a - b की वैल्यू में दे रखी है 1/2, मतलब a - b बराबर कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। हमसे पूछा है a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में 90 + 60/2 मतलब 75 डिग्री। चलते अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या दे रखा है, ट्रेन की जो स्पीड है वो दे रखी है, उसके बाद में जो जिस ब्रिज को पार कर रही है, पोल को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म कौन सा है 900 किलोमीटर लंबा, तो टोटल जो लंबाई वो पार करेगी 900 मीटर तो खुद की है प्लस 900 मीटर किसकी है प्लेटफॉर्म की, टोटल 1800 मीटर हमें चलवाना है ट्रेन को। किस स्पीड से 108 किलोमीटर पर आवर की, लेकिन ये चीज मीटर में है तो हमें स्पीड भी क्या करनी पड़ेगी मीटर पर सेकंड में चेंज करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई कर दो 5/18 का, तो 18 से इसे काटेंगे 6 बार तो कितनी हो जाएगी 30 मीटर पर
सेकेंड। तो 1800 में मैं अगर 30 का भाग दे दो तो हमारे पास में क्या निकल आएगा टाइम। तो 30 से काटो कितनी बार कटेगा 60 बार, मतलब 60 सेकंड हमारे सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन ए में। ठीक है, बहुत ही बेसिक सवाल था। अगर आपने टाइम स्पेंड डिस्टेंस पढ़ा है और उसमें भी ट्रेन टॉपिक पढ़ा है तो सबसे पहले सवाल यही बनता है। सबसे पहले तो नहीं, लेकिन एक या दो सवाल, दूसरा सवाल टीचर्स नॉर्मली इसमें इस टाइप का सवाल करवाते ही हैं, आप किसी से भी पढ़ लो। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे। तो अगला सवाल क्या दे रखा है हमें, 7b माइनस का 1/4b बराबर 7, और हमसे पूछा क्या है, तो हमसे जो पूछा है वो पूछा है 16b² प्लस 1/49b² की वैल्यू पूछी। अब यहाँ देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर करने जाऊँ तो हमारे पास में क्या बनेगा 49b² प्लस 1/16b², ये बनेगा। लेकिन हमें बनाना क्या है 16b² और बटे में क्या लाना है 49, मतलब मुझे यहाँ 4 चाहिए और यहाँ पे क्या चाहिए 7। मुझे मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा फिर, 4/7 का क्या कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यार 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल होगा। तो मेरे पास में इक्वेशन अब क्या बन जाएगी, 4b माइनस का 1/7b बराबर 4। अब ए वाली इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास में कि अगर a माइनस 1/a बराबर मेरे पास में x है, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर क्या निकलेगा अपने पास में x² प्लस का 2 a निकलेगा। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16b² प्लस 1/49b² बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 और 7 भी हमारे पास में साथ में, तो क्या करेंगे 2 इंटू 4 इंटू क्या हो जाएगा 1/7, मतलब 16 प्लस 8 बटे क्या हो जाएगा 7। हमें ऑप्शन में ऐसे नहीं दे रखा है, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके वैल्यू में बताने। तो 16 इंटू 7 112 और 8 कितनी हो जाएगी 120/7 हमारे सवाल का क्या बनेगा उत्तर। ठीक है, 120/7 हमारे सवाल का उत्तर बनेगा, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन सी में। क्लियर है इतना, चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि यदि एंगल सी बराबर एंगल जेड और एसी बराबर एक्स जेड है तो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एक्स जेड के सर्वांग सम होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें आवश्यक हैं। If angle C is equal to angle Z and AC is equal to XZ, then which of the following condition is necessary for triangle ABC and triangle XYZ to be congruent? तो congruent होने के लिए हमें शर्तें बतानी है। दो ट्राइंगल दे रखे हैं हमें, एक दे रखा है ट्राइंगल ABC, ए है हमारे पास में ABC, और एक ट्राइंगल दे रखा है हमें क्या XYZ, ये दे रखा है XYZ। एंगल C अगर थीटा है तो एंगल जेड भी थीटा होगा, क्योंकि दोनों को क्या दे रखा है बराबर, और हमें दे रखा है AC बराबर एक्स जेड। अब आपने ज्योमेट्री पढ़ी है तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि हमें SAS रूल लगाना पड़ेगा, साइड एंगल साइड का रूल क्या कहता है कि अगर ए वाली साइड और दोनों साइड के बीच वाला एंगल हमें दे रखा है, मतलब दोनों साइड भी हमारे पास में बराबर होनी चाहिए, तभी दोनों ट्रायंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट। मतलब ए वाली साइड और इन दोनों के बीच वाला एंगल अगर कॉमन है तो ए वाली साइड भी मुझे बराबर करनी पड़ेगी, तभी दोनों ट्रायंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट। मतलब क्लियरली दिख रहा है कि BC बराबर मुझे YZ करना पड़ेगा, किसके लिए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल XYZ को कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा हमारा BC बराबर YZ, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पिछले वीडियो में बताया था PA इंटू PB बराबर PT²। लास्ट 3 वीडियो से ये वाला क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसका थ्योरम नहीं समझाएंगे, डायरेक्ट बता रहे हैं कि PA इंटू PB बराबर हमारे पास में यहाँ पे PT² लग रहा है, तो 6 इंटू x प्लस 6 बराबर क्या होगा हमारे पास में 8 का स्क्वायर। थ्योरम क्या लग रही है PA इंटू PB बराबर PT²। क्लियर, तो 6 से इसे काटो तो x प्लस 6 बराबर हमारे पास में क्या बनेगा 64/6। तो x प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 32/3। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, 32 माइनस कितना हो जाएगा 18/3, मतलब कितना बचेगा हमारे पास में 14/3। ये हमारे सवाल का उत्तर होगा, ऑप्शन सी आंसर होगा इसका। चले आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस का है। हमसे पूछेगा अ शॉपकीपर ऑफर द फॉलोइंग टू डिस्काउंट स्कीम, बाय 3 एंड गेट 4 फ्री, उसके बाद बाय 5 एंड गेट 6 फ्री, विच स्कीम हैज द मैक्सिमम डिस्काउंट परचेज। तो पहला क्या है हमारे पास में, ऑप्शन ए में दे रखा है बाय 3 और गेट फ्री, गेट 4 फ्री। अगर मतलब मैं देखूं यहां से, मुझे फ्री कितने मिल रहे हैं, 4, कितने खरीदने पर 3, मतलब मेरे पास में एमपी तो कितना हो गया 4 और 3 7, और एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया मेरे पास में 3। मतलब मुझे कितने का डिस्काउंट मिला है, 4 का मिला है डिस्काउंट, और कितने पे मिला है, 7 पे। अगर 1/7 यहाँ समझो, 1/7 मेरे पास में क्या होता है, 14 सही 2/7%। तो हमारे पास में 4/7 कितना होगा, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 4/7, इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 56 प्लस 4 दूनी 8, मतलब 57 सही 1/7% हमारे पास में 4/7 होगा। उसके बाद बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन हमारे पास में क्या दे रखा है, बाई 5 गेट 6 फ्री। अब यहाँ पे 6 फ्री है हमारे पास में, मतलब 6 का डिस्काउंट मिला, और कितने पे मिला, 6 और 5 11 पे मिला, इंटू क्या करेंगे 100%। अब आपने पढ़ा होगा 1/11 क्या होता है हमारे पास में 9.09%, और यहाँ पे हो रहा है 6 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई करो, 6/11 करने के लिए मुझे 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई करूंगा कितना होगा 54.54%। अब यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कौन सा डिस्काउंट बढ़ा है हमारे पास में, तो ऑप्शन ए बढ़ा है 57.1/7%। तो हमारे पास में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। किस योजना में हमें सबसे ज्यादा छूट मिली, तो ऑप्शन ए में सबसे ज्यादा छूट मिली। ठीक है, चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, डीआई का 25% लाभ अर्जित करने के लिए 2019-20 में सकल राशि कितनी होनी चाहिए यदि कुल लागत समान है। कुल लागत समान है, डायरेक्ट क्या कर देंगे, 6500 का हम 125% निकाल लेंगे, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा बटे 100, 2 0 से 2 0, 5 से 125 में करो कितना हो जाएगा 500 प्लस 125 मतलब 625, 625 इंटू 13 करेंगे कितना हो जाएगा अपने पास में 13 5 65, 6 13 दूनी 26 और 6 32, 2 हासिल 3, 13 इंटू 6 78, और 3 कितना हो जाएगा 81, मतलब 8125 हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 पर उतना ही ब्याज होगा जितना 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 8,000 पर ब्याज प्राप्त होता है। तो हमारे पास में 8,000 की जो राशि है उस पर कितना टोटल ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, तो 20% प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 5% दर है इंटू 4 वर्ष में, तो 4 वर्ष में 5% की दर से मुझे 20% मिलेगा, और किसका मिलेगा 8,000 का। तो अगर मैं 8,000 का 20% करूं तो कितना होगा मेरे पास में 1600। अब 1600 ही ब्याज मुझे 10,000 पे मिलेगा, तो 1600 अगर मुझे ब्याज मिल रहा है और कितने पे मिल रहा है 10,000 पे, इंटू 100%, तो 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, मतलब टोटल ब्याज कितना मिला 16%। अब अगर दर 4% है तो कितने समय में होगा, ये जो मिलकर बना होता है हमारा टाइम और रेट से मिलकर बना, तो रेट अगर 4% है तो टाइम भी कितना होगा 4%, 4 ईयर। तो हमारे पास में आंसर क्या बनेगा, मेरे पास में 4 ईयर। डायरेक्ट हम रेट का भाग दे देंगे 16%। क्लियर है, तो आंसर क्या बना, सी ऑप्शन 4 साल। अब ये आया कहां से तो ये आया है हमारा एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से। दोनों में एस आई क्या है, सेम है। तो 8,000 पे कितना मिल रहा था हमें, 5 इंटू 4 की दर से जो ब्याज मिलेगा वही ब्याज हमें कितना मिल रहा था 10,000 पर 4% की दर से टी समय के लिए। तो यहां से 16 इसे कर लो तो कितना बनेगा, ये 3 0 से 3 0 वही, 4 से ये 2 बार, 2 से 5 बार, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में 4 साल। इसे शॉर्ट करने के लिए हमने वो वाली विधि बताई है। डायरेक्ट अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है तो हमें ब्याज मिल रहा था 20%, 20% 8,000 का डायरेक्ट आप करते 1600, और 1600 10,000 का कितना परसेंट होता है, डायरेक्ट 16%। हमें रेट दे रखी थी 4%, 4 का भाग देते कितना आ जाता हमारे पास में 4 साल। ये माइंड का खेल है, जितना ज्यादा आप कैलकुलेशन पर प्रैक्टिस करेंगे ये चीजें उतनी ही बेहतर होती जाएंगी। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पुरुष
और एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में कर सकते थे। एक लड़का कितने दिन में कर रहा है, एक मेल कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। वन बॉय कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज में। और वन फीमेल कितने दिन में कर रही है, 30 डेज में। एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क कितना बनेगा हमारे पास में, 30। तो 10 या 30, 15 दूनी 30 और 30 से कम 30। तो इफिशियंसी कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 3 to 1। पूछा क्या है, वन मेल, वन बॉय और वन फीमेल तीनों को एक साथ काम करा दे तो कितने दिन में काम खत्म होगा। तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 की इफिशियंसी से काम खत्म करवाना है हमें 30। तो 6 × 5 करेंगे 30 आ जाएगा। मतलब टोटल वर्क हमारा 5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा अगर ये तीनों मिलकर काम करें। क्लियर, चले आगे। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हमारा, कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है √3/2। कोस थीटा बराबर √3/2। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी बनी मेरे पास में, 30 डिग्री। पूछा क्या है, tan स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अगर कोस स्क्वायर के साथ में tan स्क्वायर थीटा है तो डायरेक्ट में क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। कैसे लिखेंगे, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास में, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा दे रखा है। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, 1/2। तो 1/2 का क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर। मतलब कितना बनेगा मेरा आंसर, 1/4। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि अगर x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू -1 है तो हमें बताना है क्या, 3x³ + 5x² y + 12xy² + 7y³ इन दोनों में देखो, अगर मैं 3x कॉमन ले लूं तो मेरे पास में क्या बचेगा, x² प्लस का y² 4y² प्लस का मेरे पास में क्या बचेगा, ये 5x² y प्लस का 7y³। वैल्यू रख देते, कोई ऑप्शन है नहीं। तो 3 × -4 प्लस का क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस -1 का स्क्वायर 1 निकलेगा। मतलब क्या बचेगा मेरे पास में, +4। 5 × 4 का स्क्वायर -4 के स्क्वायर 16 बचेगा। और y की जगह क्या रख देंगे, -1 प्लस 7 इंटू क्या बचेगा, -1 का होल क्यूब। 4 × 12, 16 और 4 20। तो 12 × 20 करेंगे कितना आ जाएगा, 240। किसका, माइनस का। फिर से माइनस, क्योंकि -1 है। 16 × 5 करेंगे 80 हो जाएगा और माइनस का 7। मतलब टोटल मेरे पास में क्या बचेगा, 327 माइनस में। क्लियर, चले आगे। कुछ नहीं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 4 संख्याएं समानुपात में है तो y का मान ज्ञात करें। समानुपात में होने का मतलब क्या है कि जो 2 संख्या दे रखी है उनका रेशियो भी वही होगा जो अगली 2 संख्या है। तो 39 और 117 का जो रेशियो है वही किसका होगा, 17 और y का। 39 से 3 बार कटेगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, 51। या फिर यहाँ से देख सकते थे, अगर 117 39 का 3 गुना है तो y भी 17 का कितना गुना होगा, 3 गुना। तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है मेरे पास में, 51। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है अपने पास में, 4/3 पाई r³। तो 4/3 पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है हमें, 22/7। r क्या है, 4.2 × 4.2 × 4.2। तो 7 या 21, 21 से काटेंगे कितना कटेगा, 0.2। ये 3 डेसिमल के बाद 0 है तो बट्टे में मैं कर लेता हूं 1000। ठीक, 42 का स्क्वायर कितना होता है, 1764। 2 और 2 इसमें से ले लेता हूं मैं, 4 इसमें से, मतलब 16। तो 11 × 16 इंटू मुझे करना है कितना, 1764 बटे कितना है, 1000। अब या तो आप 16 का मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो इसे सोचो कि 1600 + 100 + 60 + 64। यहां से आप कर सकते हैं, फिर 16 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लो। तो 16 का मल्टीप्लाई मैं कर दे रहा हूं। आप ये सीखना चाहते हो कि इसे 1600 + 100 + 60 + 64 में कैसे डिवाइड करना है, इसे माइंड में ही कैसे करना है, तो इसके लिए अभी बताया था कि मल्टीप्लीकेशन वाली जो ट्रिक वाली वीडियो है हमारी, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उसे एक बार देख लो। ठीक है,
तो 16 का इसमें करो पहले, 16 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा 64, हासिल कितना आ जाएगा 6, 16 96 और 6 102 की 2, हासिल कितना आएगा 10, 16 7 112, 112 और 10 कितना हो जाएगा 122 का 2, हासिल कितना होगा फिर से हमारे पास में 12, 16 कम 16, 16 और 12 कितना होगा 28, तो कितना आ गया अपने पास में, इंटू 11 कर दो और बटे में क्या है 1000 है ही, उसके बाद 3 के बाद में पॉइंट लगा दूंगा डायरेक्ट, या फिर यहीं पे लगा दो, 4 6 4 8 और 10 2, 8 और 10 11 और 2 और 1 3, मतलब कितना बनेगा अपने पास में 310.0 है, 310.464, मतलब डी ऑप्शन हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो सारा खेल यहाँ पे कैलकुलेशन का चल रहा है। कैलकुलेशन आपकी जितनी स्ट्रोंग होगी आप पेपर को उतनी ही जल्दी और उतनी ही आसानी से कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 16 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी 90। यहाँ से हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो किसका करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक में ab प्लस bc प्लस ca। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर घटा दो और बटे में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो 16 का स्क्वायर माइनस का 90 बटे क्या हो जाएगा 2, तो क्या बनेगा अपने पास में 256 माइनस का 90 अपॉन 2, 256 में से 90 जाएगा कितना बचेगा अपने पास में 166 अपॉन 2, मतलब 83 हमारे सवाल का क्या बनेगा उत्तर। कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते समझ पा रहे होंगे यहाँ तक, कुछ ऐसा आया नहीं जो कि आपकी समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास में 3 साइन थीटा माइनस का कोस थीटा बराबर साइन थीटा प्लस कोस थीटा। साइन थीटा इधर लेके आ जाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास में 2 साइन थीटा और उधर कोस थीटा जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास में 2 कोस थीटा, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बराबर कोस थीटा कब होता है, जब हमारे पास में थीटा की वैल्यू क्या हो 45 डिग्री। अब हमसे पूछा है कोट थीटा, कोट थीटा मतलब कोट 45 डिग्री और कोट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में 1, तो हमारे सवाल का उत्तर क्या बनेगा 1, जो कि दे रखा है हमें बी ऑप्शन में। क्लियर, चलिए आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो धाविका सोनी और मोनी एक ही दिशा में क्रमशः 18 और 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। अब एक ही दिशा में जा रही है, तुरंत घंटी बजनी चाहिए कि रिलेटिव स्पीड दोनों की क्या होगी माइनस हो जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी अपने पास में 24 माइनस का 18 बराबर 6 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी मीटर में, तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो तो कितना आएगा अपने पास में 5/18, तो 6 से काटो 3 बार तो कितना आ जाएगा 5/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और हमें चलवाना कितना है, तो चलवाना है हमें 200 मीटर, बट्टे क्या करेंगे 5/3, 5 से काटो 40 बार, तो टोटल जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 120 सेकेंड। समझ पाए, चले आगे, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। आखिरी सवाल है हमारा, तो दे क्या रखा है 265 की पावर 4081 प्लस 9/266, तो 265 की पावर 4081 प्लस का 9/266। अब ये जो जितनी भी पावर दे रखी है अगर डिनोमिनेटर से ये एक कम है तो पावर कितनी भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ पे हमेशा रिमाइंडर कितना बचेगा -1। अब -1 की पावर 4081 है तो क्या है, विषम है या सम है, इवन है या ओड है। अगर पावर ओड है तो माइनस में आंसर आएगा और इवन है तो प्लस में आएगा, लेकिन ये क्या है ओड है, तो -1 की पावर अपन ओड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा -1 ही आएगा। मतलब क्या बनेगी मेरे पास में -1 प्लस 9 बटे कितना हो जाएगा 266, मतलब 8 बटे कितना होगा 266। 8 में 266 का भाग नहीं जा सकता, मतलब रिमाइंडर मेरे पास में क्या आ जाएगा 8 ही आ जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है। तो यह हमारी शिफ्ट का जो है आखिरी सवाल था 25वां क्वेश्चन, 14 जुलाई की शिफ्ट 1 यहाँ पे समाप्त होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।